वैसे तो सीवान में कई पुलिस अधिकारी ने अपना योगदान दिया, लेकिन जो ख्याति पूर्व एसडीपीओ और वर्तमान में रिटायर्ड डीआईजी सुधीर कुमार सिंह को मिली, वो आज तक किसी पुलिस अधिकारी को नहीं मिल सके। सुधीर कुमार सिंह जब सीवान में आए थे उस समय सीवान का माहौल कुछ और था, लेकिन एसडीपीओ के रूप में कार्यरत सुधीर कुमार सिंह ने जो ख्याति और लोकप्रियता प्राप्त की वो शायद ही किसी पुलिस अधिकारी को प्राप्त हुआ है। वर्तमान में डीआईजी के पद से रिटायर्ड सुधीर कुमार सिंह सीवान के राजनीतिक पटल पर दस्तक देते हुए उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया और आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में सीवान लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात पर एटीएन न्यूज की महीनों पूर्व सबसे पहले दिखाई गई खबर पर मुहर लगाते हुए अपनी दावेदारी पेश कर दी। रविवार को वो भारी लाव लश्कर के साथ सीवान पहुंचे और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, जहां सीवान के हजारों लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जेपी चौक को नमन करने के बाद उनका काफिला देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि जीरादेई की ओर रवाना हुआ। रविवार को ऐसा लग रहा था भगवान इंद्र भी सुधीर कुमार का स्वागत गर्मजोशी के साथ कर रहे हैं और रास्ते में जगह जगह सीवान के नागरिक भी सुधीर कुमार का फूल मालाओं के साथ स्वागत किए। घोड़ा है, जनता ने छोड़ा है। हमारा एमपी कैसा हो, सुधीर बाबू जैसा हो। हमारा एमपी कैसा हो, सुधीर बाबू जैसा हो। सुधीर बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंदिर में सर मंदिर जीरादेई के बाद मैरवा होते हुए सुधीर कुमार का काफिला प्रसिद्ध शिव मंदिर सुहागरा धाम पहुंचा, जहां पर पहुंचकर सुधीर कुमार ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। माता जी पार्वती जी इसी क्रम में हमारे संवाददाता कैलाश कश्यप से उनकी बातचीत हुई, तो आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। सीवान के चर्चित एसडीपीओ सुधीर कुमार जो वर्तमान में डीआईजी के पद से रिटायर किए, वो सर और आज एक बार फिर से वो सुर्खियों में हैं और इसका कारण यह है कि उन्होंने फैसला लिया कि सीवान से
वो लोकसभा के प्रत्याशी होंगे। सबसे बड़ी बात है, और पहला सवाल सर ये कि शहाबुद्दीन के गढ़ में पहली बार आपने आज घोषणा किया कि चुनाव लड़ेंगे, क्या कारण रहा इसका? ये शहाबुद्दीन का गढ़ है, ये हमको पता नहीं, ये मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। ये शहाबुद्दीन का गढ़ नहीं, ये राजेंद्र बाबू का गढ़ है। और दुर्भाग्य से करीब 25 सालों से सीवान का अमन चैन छिन गया था। लोगों ने मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था एसडीपीओ के रूप में, तो उनके दिल की मौन ध्वनि मुझे सुनाई पड़ी थी। वो आतंकित हैं। यहाँ के पत्रकारों की आवाज़, यहाँ के वकीलों की आवाज़, यहाँ के डॉक्टरों की आवाज़, इन सबों की आवाज़ ऐसी थी जिसमें भय ही भय था। अब भय का एकमात्र कारण कौन था? तो उस समय लोगों की जुबान पर एक ही नाम था, शहाबुद्दीन। और लोग शहाबुद्दीन बोलते नहीं थे। इनफैक्ट उसका नाम था शहाबुद्दीन, लेकिन उस शहाब को लोगों ने शहाब बना दिया था। और मुझे उस समय लगा था कि मतलब ये चूँकि मुसलमान है तो सारे मुसलमान उसके मतलब ये रहे होंगे। लेकिन जब मतलब समाज के बीच में मैं गया तो मुझे लगा कि इनफैक्ट मुसलमान भी उसे मुसलमान मानते ही नहीं। अब जैसे ये सिवान की हर दुकानों में मतलब शहाबुद्दीन का फ़ोटो होता था, तो इस्लाम के विरुद्ध था। तो मुझे दबी जुबान से बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये मुसलमान है ही नहीं, लेकिन हम लोग डर से बोले क्या, इतना आतंक है। तो खैर वो तो शहाबुद्दीन का समय चला गया, उनकी जगह पर लोगों ने ये एक दूसरे एमपी। जब सर आप सिवान में आए थे पहली बार एसडीपीओ बन करके, उस समय शहाबुद्दीन का सिक्का चलता था सिवान में, लेकिन 3 साल से ज़्यादा समय आपने सिवान में बिताया। कितना चेंज हुआ उस समय सिवान, जब आप एसडीपीओ सिवान में थे? पहला चेंज तो यह है कि ये सिवान में दुकानें 7 बजे के बाद नहीं खुलती थी, दुकानें खुलने लगी। सिवान में स्टेशन पर अगर लड़कियां उतरती थीं तो उनका रेप हो जाता था, वो बंद हो गया। सिवान के स्टेशन पर अगर पुलिस वाले शाम में उतरते थे तो पुलिस लाइन नहीं जाते थे, वो ख़त्म हो गया। ये संदेश बैठा एक इंस्पेक्टर थे, उन्होंने मतलब एक ये गिरफ्तार किया था एक अपराधी को जो शहाबुद्दीन का आदमी था, उनको बांधकर एक पेड़ में मारा था और फिर उनका रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया गया था। उनकी जो गवाही हमारे सामने आई तो सारी बातें तो उन्होंने ठीक की। जो ही शहाबुद्दीन का नाम आया उनकी आवाज़ में फुसफुसाहट आ गई। हमको लगा कि आदमी गवाही क्या देगा था, हमने उनकी गवाही रुकवा दी थी। मतलब ये स्थिति थी, पुलिस वाले से लेकर के और पब्लिक तक सबों में एक गजब आतंक सा था छाया हुआ। तो मैंने भरसक प्रयास किया कि उनका आतंक कम हो। लोगों ने बदनाम भी किया कि एंटी मुस्लिम है, एंटी फलना है चिलना है। फैक्ट क्या था कि मैं तो एंटी मुस्लिम कुछ नहीं था, मैं तो एंटी क्रिमिनल था। और क्या पूछ रहे थे आप? कितना बदला सिवान उस समय से लेकर के आज तक में, क्या बदलाव दिखाई दे रहा है सिवान में? इसका सही जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ। मतलब मेरा तो ये था मतलब क्राइम कंट्रोल, तो मैंने उसमें क्राइम कंट्रोल तो किया था। जितने शहाबुद्दीन के गुर्गे थे सबको जेल में ठूंस दिए थे, या और भी जो क्रिमिनल थे या तो जेल में गए थे या मर गए थे अपने आप। मैंने किसी को मारा नहीं था। पिछले 15 साल से ये देखा गया है सर कि सिवान में कोई विकास की बात नहीं होती है, कोई यहाँ कोई लहर की बात नहीं होती है, चाहे वो 2014 का इलेक्शन हो चाहे उसके पहले का भी। हमेशा शहाबुद्दीन का पक्ष और शहाबुद्दीन के विरोध। आप क्या सोच करके सिवान में आए हुए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आज इस रैली के माध्यम से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आतंक की चिंता छोड़ो, वो आतंक को तुम हमारे माथे पर डाल दो और विकास की बात सोचो। और जो 25 साल का तुम्हारा पिछड़ा हुआ विकास रहा उसको तुम हमारी मदद करो, उस 25 साल के बकाये को मैं पूरा करूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली बार आप सिवान में राजनीतिक क्षेत्र में उतरे हैं। आज जिस तरह से सिवान से आपकी शुरुआत हुई, जीरादेई राजेंद्र बाबू की धरती से आपने शुरुआत किया और यहाँ सुहागरा पहुँचे हुए हैं। आगे क्या सोचा है कि क्या मुद्दा होगा, कौन सी वो बातें होंगी कि सिवान के लोग आप पर विश्वास करें? इसका जवाब मैं क्या दूं? सबसे बड़ी बात वही है कि किस मुद्दा को लेकर के आप जनता के बीच में जाएं? भ्रष्टाचार और विकास,
भ्रष्टाचार उनका? क्योंकि अब तक जो भी मतलब जिनको दायित्व दिया मतलब सिवान की जनता ने, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। भ्रष्टाचार में लिप्त होने का मतलब था कि अपने को बनाने में लगे रह गए। मैंने नौकरी की है, मैंने 30 साल हमारी नौकरी हुई, लेकिन आज तक मैंने एक धुर ज़मीन अपने नाम से नहीं खरीदी है। तो मैं विश्वास दिलाता हूं जनता को कि आप हम पर विश्वास करें और हमारी सारी निष्ठा, हमारी सारी मेहनत, हमारा सारा ये जो है आपके विकास में लगेगा। मैं अगर अपने लिए एक भी पैसा खर्च करूंगा आपकी निधि में से तो मैं निर्वंश हो जाऊंगा। आपका सर कहने का मतलब ये कि जो वर्तमान में साबुद्दीन के नाम पर जो व्यक्ति जीत कर आए सांसद ओम प्रकाश यादव, आप शायद उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वो जनता के विश्वास पे खरे नहीं उतरे। कह सकते हैं क्योंकि मैंने ये चंदा बाबू का भी बयान पढ़ा। चंदा बाबू ने काफ़ी मदद की थी साबुद्दीन ओम प्रकाश जी की। उन्होंने भी कहा कि मतलब हमारे घर के पीछे एक नाला बनाना था, आज तक नहीं बना पाए। अभी हम सिवान में आ रहे थे, सड़कों पर देखे एक तालाब बना हुआ है। ये अभी सोहगरा आ रहे थे तो देखे कि पूरे रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ है, कहीं सड़क का मतलब ये नहीं था। तो विकास तो वास्तव में नहीं हुआ। अब इसमें दोषी कौन है? सिवान के लोगों को सर क्या संदेश देना चाहते हैं, ये अंतिम सवाल है। सिवान के लोगों को मैं संदेश नहीं, सिवान के लोगों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि मैंने फालतू के नारों में आप नहीं पड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना मुख्य मुद्दा विकास को बनाने, जाति और धर्म से परे होकर के उस व्यक्ति का चयन करें विश्वास पे खरा उतरे, जिसके बारे में आपको लगे कि हमारे साथ ही अंत तक निभाएगा और हमारे विकास को तरजीह देगा। चलिए, आपने देखा कि अभी पूर्व डीआईजी सुधीर कुमार सिंह जी से अभी हमारी बात हो रही थी और आज जिस तरह से जोरदार तरीके से जिस तरह से इन्होंने आज एंट्री मारी है सिवान के राजनीति में, वो वाकई काबिले तारीफ है। और अब देखना होगा कि ये आने वाले समय में जिस बड़े काफिले के साथ इन्होंने दस्तक दी है सिवान की राजनीति में, आने वाले समय में क्या सिवान की जनता इनको अपना विश्वास पात्र बनाते हुए सदन तक पहुंचा पाती है। खैर, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि सिवान की जनता ने जिस विश्वास के साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि को संसद में भेजने का काम किया, वो उनके विश्वास पे खरा नहीं उतरा। और आने वाला समय बिल्कुल साफ तरीके से जवाब देगा उनको। और शायद इसी आस के साथ सुधीर कुमार सिवान में मौजूद हैं। 3 साल से ज़्यादा समय उन्होंने सिवान के लोगों के बीच बिताया है और उनको सिवान की जनता को समझने का मौका मिला है। और शायद इसी सोच के नतीजे को जमीन पे उतारने के लिए वो आज सिवान में राजनीतिक दस्तक देने के लिए पहुंचे हैं। हमारा ये सिलसिला और भी आगे जारी रहेगा और जैसे जैसे चुनाव की तिथियां नजदीक आती जाएंगी, सुधीर कुमार सिंह का जो गतिविधि है वो बढ़ता जाएगा। हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। लेकिन एक सवाल सर, कि क्या सोचा है, किसी दल से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय? ये तो फैक्ट है कि यहाँ पर मैं राजद और महागठबंधन से लड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि उस तरफ का रास्ता हमारा बंद है। वो आपकी सोच से परे है। सोच से परे है। तो बाकी जो उसके बीजेपी एक बचता है। हालांकि अब टिकट की बात है कि टिकट क्या होता है। मैंने एनडीए की तरफ से जो भी पार्टी हमको टिकट देते मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। चलिए, खुली बात नहीं, लेकिन एक इशारा जरूर हुआ कि एनडीए की तरफ से वो है। अब देखना है कि चूंकि टिकट बंटवारे में अभी समय है, देखना है कि सिवान का राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठता है। थोड़ा इंतजार करना होगा। अब जिस तरह से सुधीर कुमार ने प्रधानमंत्री को अपना आदर्श बताते हुए वर्तमान भाजपा सांसद को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सिवान की जनता ने सांसद को 2 बार संसद में भेजने का काम किया, लेकिन वर्तमान सांसद जनता के विश्वास पर खड़ा नहीं उतरे। सर, एक अहम सवाल और है कि राजनीति में आने के पहले किसको अपना आदर्श मानते हैं? मेरी समझ से किसी भी एंगल से जब मैं मूल्यांकन करता हूं तो नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं। मेरी समझ से किसी भी एंगल से जब मैं मूल्यांकन करता हूं तो नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं। मेरी समझ से किसी भी एंगल से जब मैं मूल्यांकन करता हूं तो नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं।
जिस तरह से पूरे देश में भ्रष्टाचार लूट मचा हुआ है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी अकेले सारे भ्रष्टाचार को मिटा करके एक नया भारत बनाने का काम उन्होंने करेंगे? एक संकल्प के साथ एक टीम बनाने का प्रयास किया है और हमारी इसमें से सफलता उनको मिलेगी। अगर आप सांसद बनते हैं तो क्या माने उनको उनके हाथों को मजबूत उनके आदर्श पे चलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अब जिस तरह सिवान की राजनीति में जहां पिछले कुछ महीनों से भाजपा खेमा में उठापटक मचा हुआ है और दूसरी तरफ केंद्र से यह खबर आ रही है कि लगभग 150 वर्तमान सांसदों का टिकट कटने वाला है क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी के सपनों को साकार नहीं कर पाए, तो इस परिस्थिति में एकाएक सिवान में एक आईपीएस अधिकारी का चुनाव मैदान में आना कहीं भाजपा की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा तो नहीं। खैर, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ATN लाइव, सिवान।